हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा मित्तल एलिगेंट क्लासेस के थ्रू लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। हमारे 12th के प्यारे प्यारे बच्चे लगे हुए हैं अभी अपनी इस वक्त तैयारी करने में, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, हाँ, और बोर्ड एग्जाम्स भी अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हम आपको बच्चों अवेयर करते हैं व्हाट आफ्टर अबाउट दी बोर्ड एग्जाम्स, यानी जब आप अपने 12th के एग्जाम्स दे लेंगे उसके बाद के आपके फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी उसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको बताते हैं। हमने हमारी पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि यदि आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक्सेट्रा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, दैट इज CUET 2024। ये एक एग्जाम है जो NTA द्वारा कराया जाता है और जो आपको मौका देता है इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए विथ योर फेवरेट कोर्स। मैं आपको जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी दो बुक्स हैं, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दूसरी इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। अभी हम जिस बुक को लेके चल रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हमने नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जो हमारा रनिंग चैप्टर है जो आज कंप्लीट हो जाएगा दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट इज कोल्ड वॉर है, आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR है। जो अभी मेरे 12th के बच्चे हैं उनके सिलेबस में से दो चैप्टर्स हटाए गए हैं, एक है कोल्ड वॉर वाला और एक है USA हेजेमनी वाला। लेकिन बच्चों ध्यान रखिए CUT के एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उसमें ये दोनों चैप्टर इंक्लूडेड है, तो जब आप CUT के लिए प्रिपेयर करें तो इन दोनों चैप्टर्स को भी आप साथ में ले चलें और इन पे बहुत ध्यान दें। इसमें से भी टॉपिक्स आपके आते हैं, हमने वीडियो बनाई है और आपको वो चैप्टर्स समझाए हैं। कोल्ड वॉर हमने करा है, डिसइंटीग्रेशन हमने USSR करा है हमने, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड हमने पढ़ा है, थर्ड वर्ल्ड हमने पढ़ा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने पढ़ा है और नंबर ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने एक जो नई यूनिट आपकी शुरू की थी वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उस यूनिट का एक पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वाइज हमने बनाई हुई है सारी वीडियोस। उसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और आज हमारा सेकेंड और लास्ट पार्ट होगा इस यूनिट का, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो आपकी यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स भी हमने पढ़े हैं, जिसमें हमने आसियान, सार्क और यूरोपियन यूनियन को पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर द बोर्ड एग्जाम्स एंड CUT एग्जाम। अब हम हमारी करंट यूनिट पे आते हैं जो बात करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है और इसका हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि हम पिछले पॉइंट्स को इन पॉइंट से हम लिंक कर सकें। तो देखिए बच्चों, क्या पढ़ना है हमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेम की गई हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी गई है दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, UNO। UNO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करंट में यदि हम बात करें तो करंट में 193 मेंबर्स इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा है, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ये प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रखे हैं, मैंने लिख रखा है दीज आर दी प्रीवियस टॉपिक्स। यदि हम इन टॉपिक्स की बात करें तो देखिए हमने पढ़ा था कि लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश हुई थी 1991 में। 1991 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं। ठीक है, विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड देखें तो वो है 1914 to 1918। और बच्चों ये आपके पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल का जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें आप देखिए क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पीरियड, आई थिंक इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट कोल्ड वॉर। ठीक है, तो जो फर्स्ट कोल्ड वॉर का पीरियड है वो है 1914 to 1918, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी उनको फियर था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हो जाए,
यानी हमें विश्व को वर्ल्ड वॉर से बचा के रखना है, सेफ करके रखना है, सिक्योर करके रखना है। और ये मोटिव पूरा हो पाए इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। 1919 में लीग ऑफ नेशन को फ्रेम किया गया टू सिक्योर द वर्ल्ड फ्रॉम दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी विश्व में शांति बनाए रखी जाए, झगड़े ना हो। एक ग्रुप बना दिया गया कि वो डिस्कशन करेगा, कंट्रीज को हेल्प करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली सॉल्व करेगा और वॉर को लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज करेगा। 1919 में क्या होता है, लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश होती है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता, 3 सितंबर 1939 व्हेन हिटलर अटैक्स ऑन दी पोलैंड। जैसे ही हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता था। टाइम टू टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार मैंने आपको बताया कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था। आपको याद भी आ रहा होगा, एक तरफ थी एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स। ठीक है, एक्सिस पावर्स में आपने किस किस को पढ़ा था, आपने पढ़ा था जर्मनी, दूसरा आपने पढ़ा था इटली और तीसरा आपने पढ़ा था जापान। और अलाइड पावर्स की यदि हम बात करें तो अलाइड पावर्स में इंक्लूड था यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना एंड यूएसए। इन 2 ग्रुप्स के बीच क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1945 में ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और विक्ट्री जाती है अलाइड पावर्स के पास। यूएसए अपने न्यूक्लियर बम्स को यूज करता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में। यूज करते ही जो एक्सिस पावर्स है वो ये वॉर हार जाती हैं और विजेता राष्ट्र कौन निकल कर आते हैं, अलाइड पावर्स। अब जब ये अलाइड पावर्स निकल कर आए उसके बाद आपने कहानी पढ़ी भी है, पूरा कोल्ड वॉर पढ़ा है कि केवल यही 2 सुपर पावर्स रह जाती है और 1945 से 1991 तक इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कोल्ड वॉर से। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहां हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वापस से विश्व के देशों को वही चिंता सताई कि ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। आप देखिए पीरियड देखिए, ओनली 20 ईयर्स, यानी मात्र 20 वर्षों के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोशिश की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो, वो कोशिश कहीं ना कहीं क्या हो गई, फेल्ड हो गई। ठीक है, फेल्ड हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, ग्रुप्स में हो भी गया, जीत भी गए, हार भी गए, सब कहानी होनी थी हो गई। लेकिन जो पावर्स निकल कर आई उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच थी कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर से जीतने वाले को नुकसान भी होता है, हारने वाले के साथ साथ। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अब क्या होता है कि जो अलाइड पावर्स हैं, जो जीती हैं, विक्ट्रियस कंट्री हैं, वो ये सोचती हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करना पड़ेगा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर से सेफ रखे। और इसी टेम्परामेंट को सोचते हुए, इसी थॉट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट किया गया जिसको कहा गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन started with 51 countries and currently 193 are the member country of the UNO। अभी मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, पिछले क्लासेस में भी हमने बताया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ सोवरेन कंट्रीज। यानी ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो अपने अपने एरिया में अपनी अपनी सोवरेन है, यानी उनकी सोवरेनिटी उनके पास है। सोवरेनिटी का मतलब हम टाइम टू टाइम डिस्कस कर चुके हैं, इट मीन्स सुप्रीम पावर। दे आर फ्री टू टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी डोमिनेंस। जब ऐसी कंट्रीज का ग्रुप होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों, आपने ऑर्गेनाइजेशंस और भी पढ़े हैं, आसियान आपने पढ़ा है, आपने सार्क पढ़ा है, आपने ब्रिक पढ़ा है, आपने यूरोपियन यूनियन पढ़ा है। ये सब मैंने ही अपनी क्लासेस में आपको पढ़ा है, प्रीवियस वीडियोस में आप चेक करिए। लेकिन दीज आर नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये एक रीजन से बंधी हुई हैं। जैसे मैंने आपको आसियान पढ़ाया था तो आप याद करिए, हमने एक लाइन पढ़ी थी इसमें, इंडिया इज नॉट द एलिजिबल मेंबर ऑफ आसियान बिकॉज इंडिया की जो पोजीशन है, रीजनल पोजीशन है, वो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आती है। एशिया में तो आती है लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की पोजीशन नहीं आती है, और आसियान जो ग्रुप है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं उनको रीजनल ग्रुप्स कहा जाता है।
लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिनकी मेंबरशिप खुली हुई है विश्व के किसी भी देश के लिए, यदि वो उसकी मेंबरशिप के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उनको उनकी मेंबरशिप दे दी जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सुप्रीम ऑथोरिटी बन गई है कंट्रीज के ऊपर, नहीं। हर कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है, अपनी सुप्रीमेसी है। सब कंट्रीज मिलकर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम कर रही हैं ताकि वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो सके, वर्ल्ड में कॉपरेशन एस्टैब्लिश हो सके, सिक्योर रहे वर्ल्ड, किससे? वर्ल्ड वॉर से। तो ये हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, कि यूएनओ फ्रेम कैसे हुआ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुआ, एक डेट आई 24 अक्टूबर 1945 और उस दिन अचानक से यूएनओ फ्रेम होके आ गया, नहीं। वो जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुआ इसके पीछे एक इसका लंबा बैकग्राउंड है और उसी बैकग्राउंड की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्तमान अस्तित्व पर आया है। तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। अगर हम यूएनओ की फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप की बात करें तो यूएनओ का फर्स्ट स्टेप माना जाता है अटलांटिक चार्टर, 14 अगस्त 1991। अटलांटिक चार्टर पर यदि हम बात करें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा साइन किया गया था 14 अगस्त 1941 को। इस अटलांटिक चार्टर में कोशिश की गई थी कि क्या करें हम, कैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करें कि वर्ल्ड में कॉपरेशन और सिक्योरिटी मेंटेन रह सके। तो अटलांटिक चार्टर इज द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्मेशन दी यूएनओ। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1942 में, जनवरी 1942 में 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। कहां पर? वॉशिंगटन में, यूएसए में। और जो अटलांटिक चार्टर में बातें हुई थी उनको एलिब्रेट करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड स्टेप आपने देखा था तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943। इसमें अभी तक यूएसए एंड यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में तीसरी सुपर पावर भी इंक्लूड होती है दैट इज यूएसएसआर। 3 सुपर पावर्स केम टुगेदर, यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर स्टॉलिन, यूके विंस्टन चर्चिल एंड यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तीनों सुपर पावर एक साथ आती हैं, तीनों अपनी सहमति देती हैं कि हमें एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करना है जो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे, वर्ल्ड की जो कंट्रीज के डिस्प्यूट हैं उनको पीसफुली सॉल्व करे, एक इक्वलिटी वर्ल्ड में लाने की कोशिश करे, और यदि कोई कंट्री अपने आप को वीकर महसूस कर रहा है तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उसकी हेल्प करे उसके डेवलपमेंट के लिए। ये सारी बातें यूएनओ की हैं। तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद होती है याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में, जिसमें यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में बात की गई, वीटो पावर के बारे में बात करी, वोटिंग सिस्टम के बारे में बात की गई, और कंप्लीटली एक तरह से यूएनओ किस किस तरह से फ्रेम होगा, काफी सारी चीजें याल्टा कॉन्फ्रेंस तक आते आते डिस्कस हो चुकी थी। लास्ट कॉन्फ्रेंस जो यूएनओ के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, और ये सबसे लंबी चलने वाली कॉन्फ्रेंस थी। अप्रैल से लेकर जून तक लगभग 2 महीने ये कॉन्फ्रेंस चली, और इसमें कंप्लीट यूएनओ के चार्टर को प्रिपेयर किया गया। जितना भी डिस्कशन था, जितना भी डिस्प्यूट था, जो भी ओपिनियंस थे, सबको सुना गया, बैठा गया, लिखा गया, और एक यूएनओ का चार्टर बनकर तैयार हो गया ऑन 26 जून 1945। यूएनओ के यदि चार्टर की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसमें 11 चैप्टर्स और 119 इसमें क्या है, आर्टिकल्स हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो जब ये चार्टर साइन हुआ तो साइन करने वाले कंट्रीज थे 51। अब हम इसको 51 क्यों लिखते हैं, याद करिए, फाउंडिंग कंट्रीज मानी जाती है 50+1। 50 कंट्रीज ने तो उसी दिन साइन कर दिया था, लेकिन पोलैंड के रिप्रेजेंटेटिव उस दिन एब्सेंट थे, वो बाद में आए और बाद में उन्होंने साइन करा, तो इसलिए 50+1 लिखते हैं। ये याद रखना आपको, ये 1 किसको इंडिकेट करता है, पोलैंड को इंडिकेट करता है। 51 कंट्रीज के साथ यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ टू सिक्योर द वर्ल्ड फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन आज यदि हम बात करें करंटली यूएनओ में कितने मेंबर हैं, तो करंटली यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं। 51 कंट्रीज के साथ शुरू हुआ, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है नंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ द यूएनओ, देन आंसर इज 51, एंड करंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ, देन आंसर इज 193। यानी 51 से बढ़कर यूएनओ में कितनी मेंबरशिप हो गई है, 193 मेंबरशिप हो गई है। यूएनओ के यदि हेडक्वार्टर की हम बात करें तो यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है।
फिर आप याद करिए यूएनओ का लोगो मैंने आपको दिखाया था, दो ऑलिव ब्रांचेस के बीच में सिमटा हुआ वर्ल्ड का नक्शा, यानी और कलर बिल्कुल याद रखना है किस कलर में बना हुआ है, ब्लू। ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है। शांति बनाए रखिए, विश्व को एक साथ रखिए और हम साथ रहकर विश्व को आगे ले जाएंगे। ये यूएनओ का कंसेप्ट है। बेसिकली यूएनओ जिस फंक्शन पे काम करता है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है, इंटरनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, क्लियर? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। आगे देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हमने बात करी थी कि यूएनओ के कितने ऑर्गन्स है। यूएनओ हैव 6 ऑर्गन्स एंड नंबर ऑफ एजेंसीज। यूएनओ जब फ्रेम हुआ उसके 6 ऑर्गन्स थे, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है, आपके यूएनओ के ऑर्गन्स हैं। क्लियर? यूएनओ के ऑर्गन्स में हम 2 ऑर्गन पिछली क्लास में कंप्लीट करके आ चुके हैं, दैट इज जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो मैं सोच रही हूँ आपको एक बार रिवाइज करवा दें। जनरल असेंबली इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ एंड द नंबर ऑफ जनरल असेंबली मेंबर्स आर 193। यानी जितने मेंबर्स हम यूएनओ के कहते हैं, इसका मतलब वो मेंबर्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जनरल असेंबली के मेंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद यदि हम बात करें कि जनरल असेंबली में जो आपको ध्यान रखना है, जनरल असेंबली की जो मीटिंग्स होती हैं वो एनुअल मीटिंग होती हैं, यानी वर्ष में एक बार। फर्स्ट मीटिंग 1945 में हुई और यदि हम लेटेस्ट मीटिंग की बात करें तो लेटेस्ट मीटिंग कब हुई है, 78th, और अपने हेडक्वार्टर पर होती है, न्यूयॉर्क में ही ये मीटिंग होती है और जनरली सितंबर में स्टार्ट होती हैं और दिसंबर में खत्म हो जाती है। अगर जिस वक्त मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त यूएनओ की जनरल असेंबली की मीटिंग रनिंग है। ठीक है, 78 मीटिंग यहाँ पर क्या है, रनिंग है 2023 में। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो जनरल असेंबली है इसकी जब मीटिंग होती है तो एक कंट्री मैक्सिमम अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर सकती है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया कह रही है मैं तो जनरल असेंबली में एक नहीं 4 मेंबर भेजूंगा, बिल्कुल वो अलाउड है क्योंकि यूएनओ का चार्टर क्या कहता है, एक कंट्री हैव राइट टू सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम है, मिनिमम कितने रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे 1 और मैक्सिमम एक कंट्री से कितने रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं 5। यानी जब जनरल असेंबली की मीटिंग हो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 193 होंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 193 इंटू 5। जनरल असेंबली के जो डिसीजंस आते हैं वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, लेकिन ध्यान रखिए जब वोट होता है तो कंट्री कितने भी रिप्रेजेंटेटिव भेजे वो केवल 1 वोट करेगी, यानी वो जो रिप्रेजेंटेटिव है आपस में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद वो फेवर और अगेंस्ट जिसमें भी देना चाहते हैं, यानी ईच कंट्री हैव 1 वोट, यानी 193 वोट्स डलेंगे किसमें, जनरल असेंबली के जब भी कोई डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ये क्या था आपका एक ऑर्गन, पूरी डिटेल हम पिछली वीडियो बता रहे हैं कि हम ब्रीफ में रिवाइज कर रहे हैं जनरल असेंबली। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएनओ, जिस ऑर्गन में से 99% चांस होता है क्वेश्चन आने का, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज नोन एज पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है। की ऑफ यूएनओ किसको कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है। जनरल असेंबली को मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व का लघु संसद किसको कहा जाता है, जनरल असेंबली को। अब देखिए जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जब 1945 में यूएनओ फ्रेम हुआ था तब इसमें मेंबर्स थे 11 किस तरह थे, 5 परमानेंट मेंबर थे और 6 टेम्परेरी मेंबर थे। लेकिन 1965 में 20 साल बाद अमेंडमेंट किया गया और इनको बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 15, यानी 4 मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए गए और इसमें एनलार्ज किया गया। लेकिन जो एनलार्ज किया गया वो कितना किया गया, 5 + 10, यानी परमानेंट मेंबर तो वही रखे, टेम्परेरी मेंबर्स में +4 कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेम दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो बेटा वही है जो अलाइड पावर्स थी। ठीक है, यूके, रशिया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर को रिप्लेस किसने किया, रशिया ने किया, फ्रांस, चाइना एंड यूएसए, यानी विनिंग ब्लॉक की जो सुपर पावर्स थी दे बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑटोमेटिकली। उन्होंने कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ वो विनिंग ब्लॉक की सुपर पावर्स थी तो उनको क्या दे दिया गया, परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई। अब ये जो 10
एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये 2 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, 2-2 साल के लिए इलेक्ट होंगे। लेकिन ध्यान रखिए जिस ईयर में जिस कंट्री का टेन्योर खत्म हो रहा है उसी ईयर में वो एलिजिबल नहीं है दोबारा री इलेक्ट होने के लिए। हाँ, नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्ट हो सकता है लेकिन इमीडिएट वो री इलेक्ट नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल में आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है दैट इज वीटो पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इस वीटो पावर की बात करें तो ये वीटो पावर किसके पास है, इन जो आपके परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब क्या होता है, आई सेड नो, यानी किसी भी वोट किसी भी सब्जेक्ट पे जब डिसीजन ले रहा है और वोटिंग कर रहे हैं 15 कैंडिडेट्स, तो ये जरूरी है कि इन 15 में से जो 5 के 5 कैंडिडेट हैं उनका वोट यस में आना चाहिए, पांचों के पांचों का। यदि इनमें से कोई सिंगल कंट्री नो कह देता है तो वो मैटर वहीं पर डिसमिस हो जाता है। ध्यान रखिए आप 10+5 है, ठीक है, 15 की मेजोरिटी कितनी डिसाइड कर रखी है, 9 यहां पर, ठीक है। अब 9 ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर इस मेजोरिटी से कोई डिसीजन आएगा तो वो अप्रूव्ड नहीं होगा, उसको क्या मेजोरिटी चाहिए, उसको चाहिए ये, क्योंकि इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। यानी ये 5 परमानेंट मेंबर्स किसी भी वर्ल्ड अफेयर पर नेगेटिव वोट देंगे तो वो मैटर वहीं पर डिसमिस हो जाता है। हाँ चाहिए पांचों के, और इसी ना करने की शक्ति को क्या कहा जाता है, वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो ये हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, और जो जनरल असेंबली है वो अदर फंक्शंस करती है विद कोलैबोरेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कोई नया कंट्री यूएनओ की मेंबरशिप चाहता है तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेड करेगी और जनरल असेंबली उसको अप्रूव करेगी तो उसको मेंबरशिप मिल सकती है। कोई कंट्री मेंबर बन गया और वो चाह रहा है कि अब मुझे यूएनओ का मेंबर नहीं रहना, मुझे छोड़ना है यूएनओ, तो भी ये प्रोसेस क्या रहेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बाय द मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है, अलग अलग मेजोरिटी। तो इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर कुछ अफेयर्स को कंप्लीट करती है। ये 2 ऑर्गन्स थे किसके, यूएनओ की, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली नोन एज मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिक्योरिटी काउंसिल नोन एज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड एंड की ऑफ यूएनओ। ओके, आप इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाली आप वीडियो देखेंगे तो दोनों ही ऑर्गन्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। नाउ वी स्टार्ट थर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। देखिए, अगर हम थर्ड ऑर्गन ऑफ यूएनओ की बात करें दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तीसरा ऑर्गन है जो यूएनओ का, वो क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्यास परिषद, है ना। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो हिंदी में समझ लें आप, इसको क्या कहा गया है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को न्यास परिषद। इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ यूएनओ। इस ऑर्गन में से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये बनता है बेटा, विच ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज करेंटली इनएक्टिव, यानी वर्तमान में 6 ऑर्गन जो यूएनओ की हैं उनमें से कौन सा ऑर्गन एट प्रेजेंट इनएक्टिव है, देन आंसर इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ये क्या था ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको समझते हैं और देखते हैं कि क्या कारण है कि 5 ऑर्गन काम कर रहे हैं लेकिन छठा ऑर्गन आपका काम नहीं कर रहा है। देखिए, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 अंडर द चार्टर ऑफ यूएनओ, यानी यूएनओ के चार्टर में ट्रस्टीशिप काउंसिल का डिस्क्रिप्शन किया गया है। एडमिनिस्टर द 11 ट्रस्ट टेरिटरीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कितनी टेरिटरीज थी, 11 टेरिटरीज थी। अब देखिए, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि क्या था ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। देयर वर फॉर्मर कॉलोनीज और डिपेंडेंट टेरिटरीज। ये जो टेरिटरीज थी ये डिपेंडेंट टेरिटरीज थी किसी ना किसी सुपर पावर के अंडर। Since the council was created, many territories have become independent and are self-governing. यानी इस ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या करा, वो जो डिपेंडेंट टेरिटरीज थी
उनकी हेल्प करी इंडिपेंडेंट होने में और उनको सेल्फ गवर्निंग सिस्टम समझाने में। और जो जो कंट्री इंडिपेंडेंट होती गई और उसको लगा कि अब मैं अपना सिस्टम अपने आप संभाल सकता हूं, वो धीरे धीरे ट्रस्टीशिप काउंसिल के एरिया से क्या होते गए, बाहर होते गए। और एक टाइम ऐसा आया, ईयर ऑफ 1994, जो लास्ट टेरिटरी था ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास, दैट वाज पलाऊ। वो 1994 में ये कहता है कि आई हैव इंडिपेंडेंट, मैं अपने आप अपनी गवर्नमेंट चला सकता हूं, आपने मेरी हेल्प करी, थैंक यू, नाउ आई वांट टू क्विट द ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल फोर्स नहीं करते थे कि नहीं आइए मैं ही आपको समझाऊंगी, आपको लग रहा है आप कैपेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल की मेंबरशिप से आप क्विट हो सकते हैं। तो 1994 में जो लास्ट टेरिटरी थी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, उसने अपने आप को उससे अलग किया। 185th मेंबर बना यूएनओ का, क्योंकि देखिए यूएनओ में कौन मेंबरशिप लेगा, सोवरेन स्टेट, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप में सुप्रीम पावर है। 185th मेंबरशिप ली यूएनओ की। और वर्तमान में ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई भी टेरिटरी नहीं है, और कोई भी टेरिटरी नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, तो वर्तमान में ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। Hence the trusteeship council suspended operation in 1994 and decided to meet as and when the occasion arise। ये ध्यान रखिए, इनएक्टिव है, डिसमिस्ड नहीं ट्रस्टीशिप काउंसिल। मान लीजिए कभी ऐसा लगे किसी कंट्री को कि आई हैव नीड टू हेल्प द ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन ही गॉट द मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब समझिए, वापस से मैं आपको बताती हूँ क्या है ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन में ऐसा ही कोई प्रावधान किया था जिसको कहा गया था मैंडेट। मैंडेट में बेसिकली टर्की के जो एरिया थे, जो डिपेंडेंट थे, जो डेवलप नहीं थे, वो थे। और मैंडेट के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं किया, या कहें कि वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प नहीं कर पाया था। तो जब यूएनओ बना तो आपको पता है यूएनओ ने किसको ट्रांसफॉर्म किया, किसको रिफॉर्म किया, लीग ऑफ नेशन को। तो लीग ऑफ नेशन में जो मैंडेट का सिस्टम था उसको मैंडेट से निकालकर किस में बोल दिया गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल में। देखिए वर्ड देखिए क्या है, ट्रस्ट। ट्रस्ट का यहां पर मतलब होता है अमानत, है ना, कि जो दूसरा देश आपके पास है वो आपकी, आप नहीं कह सकते आपके डोमिनेंस के लिए नहीं आया, आपकी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आया, वो एक अमानत के तौर पर आपके पास है। आप उसकी हेल्प करिए, उसको इंडिपेंडेंट बनाइए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसके गवर्निंग सिस्टम के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए, वो आप उसको प्रोवाइड करवाइए। और जिस दिन उस कंट्री को लगेगा कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो बिना ट्रस्टीशिप के अपना गवर्निंग सिस्टम चला सकता है, तो आप उसको इजीली क्या करेंगे, फ्री करेंगे। यानी मोटे मोटे रूप से आप समझिए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज डिपेंडेंट थे, अनकैपेबल थे अपना गवर्निंग सिस्टम खुद करने में, उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ट्रस्ट मानकर, एक अमानत मानकर अपने पास रखता था, उनकी हेल्प करता था, उनको इस काबिल बनाता था कि वो अपना गवर्निंग सिस्टम खुद करें विदाउट नीड ऑफ एनी हेल्प। और जब उस कंट्री को ऐसा लगता था तो वो क्विट कर देता था मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। 11 टेरिटरीज के साथ शुरू हुआ और 1994 में लास्ट टेरिटरी थी पलाऊ, जिसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूं, आई एम कैपेबल टू डू माई सेल्फ। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उसको क्या करता है, लीव करता है। पलाऊ 185th मेंबर बनता है यूएनओ का। और जैसे ही कोई भी मेंबर नहीं बचा, जब तक पलाऊ था, जब तक एक कंट्री को इंडिपेंडेंट करने का काम ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास था, जैसे ही पलाऊ इंडिपेंडेंट हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ओवर और ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिए, लास्ट वाले लाइन, द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशंस, उसने ऑपरेशन सस्पेंडेड कर दिए एंड डिसाइडेड टू मीट एज एंड व्हेन द ओकेजन अराइज। यानी जब भी ऐसा लगेगा कि ऐसा ओकेजन आ गया है कि हमें ट्रस्टीशिप काउंसिल को वापस मिलना है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वापस से मिलेगी। तो ये आपका था थर्ड ऑर्गन ऑफ यूएनओ, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन सा ऑर्गन इनएक्टिव है और कब से इनएक्टिव है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है, 1994 से इनएक्टिव है। कौन सा कंट्री लास्ट इंडिपेंडेंट हुआ, पलाऊ हुआ। और कौन सा मेंबर बना यूएनओ का, 185th मेंबर बना था। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। 3 ऑर्गन हम कर चुके हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट इज द फोर्थ ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, दैट इज सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। सेक्रेटरीट बेसिकली इज अ ऑफिस ऑफ द यूएनओ। ठीक है, सेक्रेटरीट क्या है, एक ऑफिस है। और देखिए जब ऑफिस होता है
तो आपको पता है इसका कोई टेन्योर नहीं होता। इसमें जो पर्सन वर्क करते हैं उनके रिटायरमेंट एज तो होती है, लेकिन उस ऑफिस का कोई भी टेन्योर नहीं होता। तो ऑफिस का कोई टेन्योर नहीं है और यूएनओ के चार्टर के द्वारा ही क्या किया गया था, इस सेक्रेटरीट को एस्टैब्लिश किया गया था। अगर हम यूएनओ के सेक्रेटरीट की बात करें तो यूएनओ का सेक्रेटरीट कहां पर एस्टैब्लिश है, न्यूयॉर्क में, जहां इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, द सेक्रेटरीट कंप्राइज द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड द थाउजेंड ऑफ स्टाफ हु वर्क्स एट यूएनओ हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। आगे समझ में, जो ये सेक्रेटरीट है इसका जो चीफ होगा, जो हेड होता है, उसको कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का महासचिव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स उनके लिए बता देती हूं मैं, सेक्रेटरी जनरल को क्या कहा जाता है, यूएनओ का महासचिव। सेक्रेटरी जनरल इज बेसिकली चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द यूएनओ। अगर यूएनओ को कहीं रिप्रेजेंट करना है तो वो किसको भेजता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अपने सेक्रेटरी जनरल को भेजता है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल क्या हो गया, बेसिकली इट इज अ चीफ पर्सन ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ। उसके बाद देखिए बच्चों, यदि हम बात करें, द यूनाइटेड नेशन स्टाफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन सच एज मेंटेनिंग पीस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड इन वेरियस स्टेशंस दे आर डिप्लॉयड इन। यानी ये जो ऑफिस स्टाफ है ये क्या करता है बेटा, जो जो फंक्शंस इसको सौंपे जाते हैं वो सारे फंक्शंस को करता है। जहां जहां भेजा जा रहा है वहां जाएगा, वहां से डेटा लाएगा, डेटा देगा, जो भी सारे काम, जो बेसिकली आप दिमाग में एक ऑफिस को रखिए, एक ऑफिस में जितने काम होते हैं वो सारे ही काम कहां पर होते हैं, सेक्रेटरीट में होते हैं। और देखिए, जब जब हम यूएनओ पढ़ते हैं तो यूएनओ का अल्टीमेट जो मोटिव है वो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यानी पूरा यूएनओ इसी काम में लगा हुआ है कि वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी और वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा रहा है, चाहे कोई भी ऑर्गन हो उसका। They also responsible for conducting the surveys on the trends on the social and economic level. यानी सिक्योरिटी, पीस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ट्रस्टीशिप काउंसिल, डेवलपमेंट, ये सब तो कर ही रहा है यूएनओ। लेकिन अगर कोई सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, कोई डेटा चाहिए, कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई आपदा आ गई है, तो क्या करा जाता है, किसकी हेल्प ली जाती है, यूएनओ की हेल्प ली जाती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, हु इज द चीफ ऑफ सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ ऑफ सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का चीफ भी और यूएनओ का सेक्रेटरी भी किसको बोला जाता है, सेक्रेटरी जनरल को बोला जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटरीट, उसी को हम यूएनओ का चीफ और यूएनओ का सेक्रेटरी प्रोनाउंस करते हैं, उसको कहा जाता है। देखिए क्या है, द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द यूएन एंड द स्पोक पर्सन ऑफ यूएनओ। यानी सेक्रेटरीट का जो हेड है, जो चीफ है, उसको क्या डेजिग्नेशन दी गई है, सेक्रेटरी जनरल। और ये चीफ स्पोक पर्सन है, यानी यूएनओ को रिप्रेजेंट करना है, कहीं यूएनओ का डेटा बताना है, कहीं यूएनओ के बारे में बताना है, कहीं यूएनओ की तरफ से आपको रिप्रेजेंट होना है, तो कौन जाता है, सेक्रेटरी जनरल जाता है। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। मैंने आपको बताया था यूएनओ के जो ऑर्गन्स है उनको इसी तरह इंडिकेट किया जाता है, जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल है इसको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करती है जनरल असेंबली, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंड। मैंने आपको बताया पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ फंक्शंस सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली एक साथ मिलकर करते हैं, उन्हीं में एक फंक्शन कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। अगर एक बार जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है उसका पीरियड कितना होता है, 5 ईयर्स। और ध्यान रखिए, ही वॉज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यानी एक साल, मान लीजिए 2020 में कोई अपॉइंट हुआ, 2025 में उसका टेन्योर खत्म होगा, तो वो 2026 के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एलिजिबल है वापस से सेक्रेटरी जनरल बनने की। और अभी हम लिस्ट देखेंगे तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सेक्रेटरी जनरल ने दो पीरियड्स, दो टर्म क्या किए हैं, पूरे किए हैं। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज एंटोनियो गुतेरेस, ए पुर्तगीज नेशनल। यानी वर्तमान में जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है, एंटोनियो गुतेरेस है, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो ये हमने थोड़ा सा सेक्रेटरीट के बारे में देखा, क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सेक्रेटरीट एक ऑफिस है यूएनओ का जिसमें थाउजेंड ऑफ वर्कर काम करते हैं, और मैंने बताया ऑफिस है तो इसका कोई भी टेन्योर, कोई भी पीरियड नहीं है। जो इसमें वर्कर वर्क कर रहे हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है। बेसिकली ये यूएनओ से रिलेटेड जितने भी ऑफिस वर्क हैं, जितना भी डेटा लाना है, रिपोर्ट करना है, सर्वे करना है, हेल्प करना है किसी ऑर्गन की, सारे काम कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है। सेक्रेटरीट का जो चीफ होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, जो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए।
करंट में जो यूएनओ के सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस, जो कहां से हैं, पुर्तगाल से हैं। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने की अथॉरिटी जनरल असेंबली के पास है, लेकिन जनरल असेंबली बिना यूएनएससी की रिकमेंडेशन के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट नहीं कर सकती। आगे देखिए, अगर हम बात करें कि यूएनओ के जो फेमस सेक्रेटरी जनरल या अब तक कौन कौन सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है कि फर्स्ट और लेटेस्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम आपको याद रखना है। यदि हम फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो यूएनओ के जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने थे वो बने थे त्रिगवेली, ठीक है। और ये जो त्रिगवेली थे ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। नॉर्वे कंट्री के जो थे नेशनलिस्ट थे वो त्रिगवेली थे और वो यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने। बेटा ये आपको याद रखना है, नेम ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। एंटोनियो गुतेरेस की बात करें, जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, वो 9th है, ठीक है। 1945 से लेके अब तक 9 सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के सेक्रेटरीट के बन चुके हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल त्रिगवेली, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। फिर देखिए दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड, तीसरे हैं यूथांट, चौथे कुर्ट वाल्डमीर, पांचवें पेरियार दे कुरियर, बुत्रुस घाली, कॉफी अन्नान, बान की मून और एंटोनियो गुतेरेस। सबके लिए परेशान ना हो आप फर्स्ट और करंट को ध्यान रखें, ठीक है। पहले नॉर्वे के थे, त्रिगवेली नाम था, 1946 से 1952। करंट एंटोनियो गुतेरेस है, 9th सेक्रेटरी जनरल हैं और कहां को बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट इनका 2017 में हुआ था और जब इनके 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो गया 22 में, तो ये दोबारा रिइलेक्ट हुए और अभी इनका कौन सा टर्म कंटिन्यू है, सेकेंड टर्म, और ये हैं आपके एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। तो ये लिस्ट है किसकी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ की। और मैं बार बार आपको इंटीमेट कर रही हूँ, फर्स्ट वाले को और करंट वाले को आप ध्यान रखिए, फर्स्ट त्रिगवेली नॉर्वे और करंट एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल से, ठीक है। तो ये आपका था एक और ऑर्गन यूएनओ का, दैट इज सेक्रेटरीट। इसके बाद देखिए जो अगला ऑर्गन है यूएनओ का, दैट इज 5th ऑर्गन ऑफ यूएनओ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए बार बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि यूएनओ का मेन मोटिव क्या है, यूएनओ का मेन मोटिव है वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना। और यदि हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट वाइज जब हम देखते हैं तो सिक्योरिटी और पीस एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट माना जाता है, यानी पॉलिटिकली हमें पीस रखना है। तो जो यूएनओ के फ्रेमर थे, जब यूएनओ को फ्रेम किया जा रहा था तो इस बात पे ध्यान दिया गया कि केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड में हमें इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी लानी है। वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनमें इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करना है, पॉलिटिकल रिलेशंस तो बनाने हैं लेकिन उनमें इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस भी डेवलप करने हैं ताकि जो मित्रता है वो गहरी हो जाए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएनओ में एक ऑर्गन और बनाया गया, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए अगर हम इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की बात करें तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल थी वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यानी जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग कंट्री की, इनको रीऑर्गेनाइज करना और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन लाना। द 8 फंक्शनल कमीशंस एंड द 5 रीजनल कमीशंस अंडर दिस जुरिडिक्शन, यानी जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ध्यान रखिए, नंबर ध्यान रखिए, 8 फंक्शनल कमीशन बना रखा है जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया आपका, और 5 रीजनल कमीशन बना रखे हैं जैसे एशिया का कमीशन हो गया, अफ्रीका का कमीशन हो गया। इस तरह एरिया वाइज इन्होंने 5 रीजनल कमीशन बना रखे हैं। 8 फंक्शनल कमीशन है जो अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं, 5 रीजनल कमीशन है जो अलग अलग रीजन से वो इंडिकेट है। अगर हम इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है 54 मेंबर्स टोटल। मेंबर्स याद रखने हैं, जनरल असेंबली है 193 मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल है 15 मेंबर्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है, सेक्रेटरीट में 1000 ऑफ स्टाफ है, कोई नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी है, 54 शुरू में नहीं थी, बढ़ते बढ़ते 18 थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज कितनी पहुंच गई है, 54 पहुंच गई है। Which are elected yearly by General Assembly for overlapping 3 years terms. Seats on the council are allotted in equitably geographical rotation among the United Nations Regional Group. देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले तो what is the strength of Economic Social Council? That strength is 54. टोटल मेंबर्स कितने हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में, 54 मेंबर्स हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। फिर आपको टर्म याद रखना है
कि ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 3 इयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। ओवरलैपिंग मेंबर्स मतलब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये जो 54 मेंबर्स हैं, वर्ल्ड में एक इक्वलिटी बनी रहे। याद करिए, आपने सिक्योरिटी काउंसिल में भी पढ़ा था कि जो 15 मेंबर्स हैं उनको किस किस तरह से बांटा जाता है ना। 5 एशिया अफ्रीका से, याद आ रहा है, 2 वेस्टर्न यूरोप से, 1 ईस्टर्न यूरोप से और 2 लैटिन अमेरिका से। इस तरह हमने सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ा था इक्विलिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो ऐसी ही इक्विलिटी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में बनी रहे। यहां भी क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। कैसे किया गया है, अमंग द 54 मेंबर्स 14 members are elected from Africa, 11 members from Asia Pacific, 6 member Eastern Europe, 13 member Western Europe and 10 Latin American and Caribbean Sea। आया बच्चों समझ में। इस तरह से यदि हम देखें तो इक्विलिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए इन 54 मेंबर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया, यानी हर एरिया से इतने इतने मेंबर्स आएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर था किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। क्या क्या याद रखना है, मोटिव क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, टू मेंटेन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी इन दी वर्ल्ड। मेन मोटिव ये। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यूएनओ के अदर ऑर्गन्स ला रहे हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। सेक्रेटरीट तो एक ऑफिस है, हेल्प करता है सबकी सब तरह की काम करने की। लेकिन जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ये फील किया गया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी और इंटरकनेक्शन बहुत जरूरी है। और इसी मोटिव को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एक ऑर्गन बनाया गया यूएनओ का। स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट कितनी है, 54। कितने मेंबर्स हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में, 54 मेंबर्स हैं। 3 इयर्स टर्म के लिए पहली बार, मतलब एक बार इलेक्ट होते हैं तो कितने साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, 3 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं। ओवरलैपिंग मेंबर पॉसिबल है। और इक्विटेबली बनाए रखने के लिए ज्योग्राफिकली इक्विटेबली बनी रहे, इन 54 मेंबर्स का एरिया डिवाइडेड है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मेंबर्स 54 में से कहां से आते हैं, तो अफ्रीकन ग्रुप में से आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा 54 में से 14 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं, अफ्रीकन ग्रुप में से आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको क्या रखना है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के बारे में याद, तो देखिए ये याद रखना है आपको, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो सोशल काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है यूएनओ का, मेन काम क्या है, इकोनॉमिकली और सोशली इक्विटेबिलिटी लाना, डेवलपमेंट लाना। इसी काम को पूरा करते हुए इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन करी। आप 11th में एक पूरा चैप्टर पढ़ के आए बेटा राइट्स का, उसमें आपने पढ़ा था राइट्स के मीनिंग क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा राइट क्या होता है, राइट इज अ डिमांड ऑफ द पीपल्स दैट इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, राइट कहा जाता है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर इंडियन कंसिडर में हम बात करें, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से हैं। फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर करता है। लीगल राइट्स भी कंसेप्ट पढ़ा, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट की। ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट रिकॉग्नाइज द इनहेरिटेंट वैल्यू ऑफ ईच पर्सन रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, वेयर वी लिव, वेयर वी लुक लाइक, व्हाट वी थिंक और व्हाट वी बिलीव। यानी क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि आपने धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया है, इसलिए आपको कुछ राइट्स ऑटोमेटिकली मिलने चाहिए। और ऐसे ही राइट्स को क्या कहा जाता है, ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। यहाँ मैटर नहीं करता हम कहाँ पैदा हुए, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे बिलीफ क्या है, नहीं, हम ह्यूमन हैं इसलिए हमारे पास कुछ राइट्स हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन राइट कहा जाता है। ह्यूमन राइट नॉट बाउंड फ्रॉम अ बॉर्डर ऑफ अ कंट्री। जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसी भी कंट्री की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर अक्रॉस दी कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी। कल्चर, रिलीजन, फिलोसफी से इनका कोई लेना देना, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कल्चर के लिए हो, मैं किसी भी कल्चर की हूँ, किसी भी रिलीजन की, क्या मेरी सोच है, आपके क्या बिलीफ है, नहीं मतलब। लेकिन आप और मैं ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए आपको और मुझे कुछ इक्वल राइट्स मिले हुए हैं दैट आर नोन एज दी ह्यूमन राइट्स। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सली किसने डिक्लेयर किया था, यूएनओ ने डिक्लेयर किया था। यूएनओ के कौन से ऑर्गन ने डिक्लेयर किया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। कब किया, फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर 1948। और आपको पता भी हो ईच 10 दिसंबर सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट डे। हर 10 दिसंबर को
हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। सेट ऑफ द बेसिक राइट्स फ्रीडम दैट अप्लाई टू ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था किसका, ह्यूमन राइट्स का। याद क्या रखना है आपको, ह्यूमन राइट्स का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन राइट किसने अप्लाइड का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किसने करी ये याद रखना है, और कब करी ये याद रखना है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट, हु डिक्लेयर द ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड व्हेन, 10 दिसंबर 1948। क्लियर। देखिए अब हमारा रह गया दैट इज लास्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ, एंड इसको पढ़ने के बाद हमारी एक यूनिट कंप्लीट, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ दैट इज द सिक्स्थ ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शॉर्ट में इसको बोला जाता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यूएनओ एक मोटिव को लेकर फ्रेम किया गया है, और वो मोटिव है वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना। लेकिन मान लीजिए वर्ल्ड की कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको कौन सुलझाए, किसके पास ये पावर हो कि वो उन डिस्प्यूट को शांति से बैठकर एक कोर्ट की तरह बैठे और उन डिस्प्यूट को बहुत आसानी से सुन के समझ के एक ऐसा डिसीजन दे जो वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश करे। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए क्या फ्रेम किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और जैसे आप देख रहे हैं इट इज द जुडिशरी ऑर्गन ऑफ यूएन। आपको पता है हमारी कंट्रीज में यदि दो पर्सन्स के बीच में झगड़ा हो जाए, एक पर्सन का स्टेट से झगड़ा हो जाए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा हो जाए, दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाए, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, उनका अपना अपना जुरिडिक्शन है। वहां जो डिस्प्यूट जा रहा है वो पीपल्स के बीच का डिस्प्यूट जा रहा है, लेकिन आईसीजे में जो डिस्प्यूट जाएगा वो पीपल्स का नहीं जाएगा, दो कंट्रीज का डिस्प्यूट जाएगा, है ना। किसी ना किसी मुद्दे पर दो कंट्रीज में बहस हो रही है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो वो कहां पर जाया जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज द मेन जुडिशियल और इट इज नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट। इसको विश्व का न्यायालय कहा जाता है। विश्व की लघु संसद जनरल असेंबली, दुनिया का पुलिसमैन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन विश्व की कोर्ट न्यायालय, विश्व का न्यायालय किसको कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये उसका सिंबल है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन जून 1945, वही वाली डेट जून 1945 चार्टर में था ये यूएनओ के, एंड इट बिगेन्स वर्क इन अप्रैल 1947। इसने काम कब से करना शुरू किया है, 1946 से। द सीट ऑफ कोर्ट एज द पीस प्लेस इन द हेग। ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहां पर स्टैब्लिश है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्टैब्लिश है, न्यूयॉर्क में नहीं है बेटा, हेग में है। और हेग कहां पर है आपका, नीदरलैंड में। फिर दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लाइक इट सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, किन के बीच सेटल्स करेगा डिस्प्यूट को, बिटवीन स्टेट, दो राज्यों के बीच, दो कंट्रीज के बीच यदि कोई डिस्प्यूट है, दैट इज सेटल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज नोन एज आईसीजे। द आईसीजे इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे। ये लीग ऑफ नेशन का था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन को कंप्लीटली ट्रांसफर किया यूएनओ ने। तो यूएनओ जब बना तो उसने हेल्प लीग ऑफ नेशन से ली, भाई लीग ऑफ नेशन हमने बनाई थी, उसमें क्या कमियां थी, हमें क्या रिफॉर्म करना है। तो मैंडेट जो सिस्टम था उसको तो किसने रिप्लेस किया, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। पीसीआईजे जो था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसको किसने रिप्लेस कर लिया, आईसीजे ने। ये आपको ध्यान रखना है। द आईसीजे कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ 15 जजेस। सॉरी, आईसीजे में कितने जजेस हैं, 15 जजेस हैं। दे आर इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 9 ईयर टर्म्स। यानी ये जो जजेस हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर करेगी। और एक जो जज अपॉइंट होगा उसका पीरियड कितना होगा, 9 ईयर था। जनरली हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हर हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है। हाई कोर्ट के जजेस 62 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट जो जजेस हैं वो कितने साल तक काम करते हैं, 9 साल तक। नो मोर देन 1 जज ऑफ ईच नेशनलिटी में बी रिप्रेजेंटेड ऑन द कोर्ट एट द सेम टाइम। मतलब यदि इंडिया से मान लीजिए एक जज अपॉइंट हो गए तो उन 15 में से दूसरा जज इंडिया से नहीं आएगा, एक कंट्री से एक ही जज, ताकि सभी कंट्रीज को टाइम टू टाइम चांस मिल सके। तो इट इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसी ऑर्गन के साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट यूनिट कंप्लीट, दैट इज यूएनओ। यूएनओ इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फ्रेम्ड इन 1945 to maintain world security and world peace. UNO have 6 organs and each organ have equal importance, but currently
After 1994, Trusteeship Council is an inactive member of UNO because in 1994, Palau was the last country who freed from the Trusteeship Council and becomes 185th member of the UNO. Okay students, फिफ्थ यूनिट जो हमारी यूनिट है दैट इज कंप्लीटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली यूनिट लेकर जिसका टॉपिक है सिक्योरिटी, यानी हमें अब सुरक्षा को पढ़ना है। सुरक्षा का ट्रेडिशनल कंसेप्ट, नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मिलेंगे अगली वीडियो में, करते रहिए तैयारी। प्री बोर्ड, बोर्ड सब कुछ आपके आसपास है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, लेकिन रिलैक्स रह के पढ़िए, तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक की डिमांड है, कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस, आप बिल्कुल हमें कमेंट करिए, हर संभव हो कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। हैव ए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।